ऑर्डर प्लेस करना है हमें। कहिए सर। एक मिनट, हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या खाएंगे आप। कॉफी। कॉफ़ी श्योर, 2 कॉफ़ीज कर दीजिएगा और सैंडविच। ओके सर। थैंक यू। और बताएं क्या हो रहा है आजकल, आंटी कैसी हैं? सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हैं? क्यों? जस्ट वो मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना आजकल, और काम का भी बहुत स्ट्रेस है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं ऑफिस जा रही हूँ, जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगी। फिलहाल घर की बात घर में रहेगी, याद है ना? आप फिक्र नहीं करें। सब अच्छा होगा, हमारी अम्मी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सर जी की कॉल आ रही है। उठा लो, लेकिन बताना कुछ नहीं। हेलो, मेरी मिराल से बात नहीं हो रही है, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। सब ठीक है ना? जी सर जी, सब ठीक है सर जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल शाइदाई के एपिसोड नंबर 15 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ, कहानी ने क्या नया मोड़ लिया, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और अगला एपिसोड कब रिलीज किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए चलते हैं हमारी आज की मेन वीडियो स्क्रिप्ट की तरफ। ड्रामा सीरियल शाइदाई के इस एपिसोड का आगाज मीराल और आदिल की मुलाकात से होता है। मीराल आदिल के सामने शादी के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखती है। मीराल आदिल से कहती है कि शादी करने से पहले मुझे एक बात बिल्कुल साफ करनी है। अगर तुम मेरी इस एक बात से मुत्तफिक हो तो मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। आदिल, जो मीराल को हर कीमत पर पाना चाहता है, वो फौरन मीराल की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मीराल उसे बताती है कि ये बिजनेस, ये कारोबार सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये मेरा और मेरे डैड का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। मैं इस कारोबार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इसे जारी रखूंगी। आदिल मीराल की ये बात सुनकर ज़रा भी नाराज़ नहीं होता, बल्कि वो तो मीराल के इस जज्बे की कद्र करता है। आदिल मीराल से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से कोई मसला होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदिल मीराल को यकीन दिलाता है कि वो मीराल के इस बिज़नेस को संभालने में और उसके ख्वाब को पूरा करने में उसका भरपूर साथ देगा और जितना मुमकिन हो सकेगा वो मीराल को सपोर्ट करेगा। इसके बाद कहानी का मंजर बदलता है और हम मीराल और आदिल को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं जहां वे दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। वहां का वेटर उनके पास आता है और मीराल से पूछता है कि हेलो मैडम, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? मीराल वेटर को मुतवज्जे करती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, ऑर्डर लेना सुने। आदिल वेटर से कहता है कि प्लीज़ आप ये फैसला कर लें कि आपको क्या लेना है, हम अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। वेटर बहुत अदब से कहता है कि जी बिल्कुल सर, आप बताइए। मीराल कहती है कि 1 मिनट रुकें, हमें पहले फैसला करने दें। फिर मीराल आदिल से पूछती है कि आप क्या लेंगे? आदिल जवाब देता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा। मीराल वेटर से कहती है कि ठीक है, हमारे लिए 2 कॉफ़ी और 1 सैंडविच ले आएं। वेटर ऑर्डर नोट करके वहाँ से चला जाता है। जब आदिल और मीराल अकेले बैठते हैं तो आदिल मीराल से घर के हालात के बारे में पूछता है। आदिल कहता है कि शुक्रिया, तो सुनाओ नया क्या चल रहा है? आंटी की तबीयत कैसी है? क्या घर पर सब कुछ ठीक ठाक है? लेकिन अचानक आदिल देखता है कि मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। आदिल परेशान होकर मीराल से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? मीराल अपने दिल का हाल बताते हुए कहती है कि बस बात यह है कि आजकल अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, वो काफ़ी बीमार रहती हैं और इसके साथ ही मुझ पर ऑफिस के काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आदिल मीराल को हौसला देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ घर के मुलाजिम और वफादार लोग इस शादी के फैसले से खुश नहीं हैं। एक वफादार मुलाजिम मीराल की वालिदा से बात करते हुए कहता है कि मीराल बीबी किसी और की कैसे हो सकती हैं? बड़े साहब यानी सरतून से सच्ची मोहब्बत करते हैं, डीपली इन लव। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये शादी सही नहीं है। लेकिन मीराल की अम्मी उस मुलाजिम को रोक देती हैं। वो मुलाजिम कहता है कि मुझे ये सब बातें इतनी तफसील से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ आपके फायदे और आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज साफ साफ नजर आ सके। वो मजीद कहता है कि कोई नहीं जानता कि आने वाला कल अपने दामन में क्या लेकर आ रहा है। शायद कल को आपकी अपनी वफादारी का भी इम्तिहान हो जाए और आपको अपनी गलती का एहसास हो। फिर वो मुलाजिम मीराल की अम्मी से पूछता है कि आज की मीटिंग कैसी रही, मीराल आदिल से मिली थी ना, मीराल की क्या बातचीत हुई। इसी दौरान मीराल घर वापस आ जाती है और उसकी अम्मी उससे पूछती है कि मीराल, आदिल के साथ मुलाकात कैसी रही। मीराल बहुत उदास और परेशान नजर आती है। वो अपनी अम्मी से कहती है कि हाँ अम्मी, मैं आदिल से मिली थी, लेकिन सच कहूँ तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से डैड का इंतकाल हुआ है, मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उनमें से कोई भी बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन सब चीज़ों का कोई मकसद नज़र नहीं आता। मीराल की अम्मी उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि देखो मीराल, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात को तस्लीम कर लिया है। लेकिन मीराल अपनी अम्मी के सामने अपने हक की बात करती है और कहती है कि अम्मी, कम से कम मुझे सवाल पूछने का हक तो दें। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही उनके बारे में पूछने का हक तो मेरा बनता है। मीराल की अम्मी उसे रोकती हैं और कहती हैं कि मैं समझना चाहती हूँ मीराल, लेकिन अगर हम इसी तरह सवालों और जवाबों के चक्कर में फंसे रहे तो वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह निकल जाएगा। हम एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे और हमारे हाथ खाली होंगे, सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं होगा। और तुम भी यकीनन ऐसा नहीं चाहती ना। मीराल की अम्मी कहती हैं कि अगर आदिल से मिलने के बाद तुम्हारे दिल में कोई तशवीश पैदा हुई है तो मुझे बताओ। मीराल कहती है कि हाँ अम्मी, ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसी दौरान डॉक्टर मीराल को मशवरा देता है कि तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है, तुम्हें उन्हें हर तरह के दबाव और स्ट्रेस से दूर रखना होगा। किसी भी किस्म का सदमा या परेशानी उनकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मीराल ये सुनकर मजीद परेशान हो जाती है और अपने ऑफिस के मैनेजर से बात करती है कि हम इतनी जल्दी ये सब कैसे करेंगे। इतने कम वक्त में शादी के अखराजात और बाकी चीज़ें संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैनेजर मीराल को तसल्ली देता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैंने तमाम इंतजामात कर दिए हैं। अब हमें सिर्फ कुछ फंड्स की ज़रूरत है। अगर फंड्स का बंदोबस्त हो जाए तो बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल तैयार है। मीराल कहती है कि मुझे मालूम है, तुम परेशान मत हो, हमारे ऑफिस के कुछ फंड्स मौजूद हैं और इस महीने का जो रेवेन्यू टर्नओवर आया है मैं उस रकम को अलग रख दूंगी ताकि शादी का काम अच्छे से हो सके। मैनेजर कहता है कि जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मीराल अपनी अम्मी के पास जाती है और अपने दिल की एक और ख्वाहिश का इजहार करती है। वो कहती है कि अम्मी, एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। शादी के बाद आप अकेली यहाँ नहीं रहेंगी, बल्कि आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहेंगी। मैंने इस बारे में आदिल से बात कर ली है। आदिल को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है और सच तो ये है कि उसे एतराज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुझे कोई मसला नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। मीराल अपनी अम्मी से जज्बाती अंदाज में कहती है कि अम्मी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। आपने जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने बिना किसी शिकायत के वो सब कुछ किया है। तो प्लीज़ मेरी इस एक बात को सुन लें और मेरे लिए ये एक अपवाद पैदा कर दें, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। मीराल की अम्मी उसकी मोहब्बत देखकर मान जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है जिसे देखना है, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। जाते जाते वो मीराल को नसीहत करती हैं कि मीराल, एक बात हमेशा याद रखना, ख़ानदान के मामलात और घर की बातें हमेशा इन चार दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें ये याद है ना? मीराल कहती है कि जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। जब मीराल चली जाती है तो वो खुद से बातें करती है और अपने जज्बात की कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया है। ये ज़रूरी तो नहीं कि अली भी मेरे बारे में वैसा ही महसूस करता हो जैसा मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैं अपने साथ ये क्या जुल्म कर रही हूँ? क्यों मैं खुद को इस तकलीफ़ में डाल रही हूँ? फिर वो अपने इरादे को बदलती है और सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं क्यों अपने जज्बात को इस तरह ज़ाया होने दूँ? मुझे बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करना चाहिए, या फिर मुझे अली के सामने जाकर अपने एहसासात का एतराफ़ करना चाहिए और उससे सीधी बात करनी चाहिए। मैं आखिर क्यों उससे भाग रही हूँ और उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ? दूसरी तरफ अली का एक खैरख्वाह मुलाजिम मैडम के पास आता है और कहता है कि मैडम, हालात बहुत ख़राब हैं। मैडम पूछती हैं कि क्या बात है, क्या सब कुछ ठीक है? मुलाजिम कहता है कि नहीं मैडम, कुछ भी ठीक नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। इस वक्त मीराल बीबी की शादी की बातें चल रही हैं और उनकी शादी तय हो रही है।
वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। मुलाजिम मैडम के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि खुदा के लिए प्लीज आप कुछ करें, इस शादी को रोकें। मैंने आपके कहने पर अली साहब को फोन नहीं किया क्योंकि आपने मुझे मना किया था, लेकिन जो कुछ भी वहां हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये नाइंसाफी है। मैडम पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला? मुलाजिम बताता है कि मैंने अभी खुद अपनी आंखों से मीराल बीबी को देखा है, वो उस लड़के के साथ बाहर मौजूद थीं और उनके बीच सब कुछ तय हो चुका है। मैडम मुलाजिम की बात सुनकर कहती हैं कि तुमने अली को इस सारे मामले से दूर रखकर बहुत अच्छा किया है, ये अली का अपना फैसला है। उसी वक्त मैडम का फ़ोन बजता है। वो मुलाजिम से कहती हैं कि फ़ोन उठाओ, लेकिन याद रखना मुंह से एक लफ्ज़ भी मत निकालना। मुलाजिम फ़ोन उठाता है तो आगे से अली होता है। अली कहता है कि हेलो, मैं काफ़ी देर से मीराल को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा और वो मेरी कॉल्स भी पिक नहीं कर रही। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? मुलाजिम डरते हुए झूठ बोलता है कि जी बिल्कुल सर, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, सब काम हो जाएगा, खुदा हाफिज़। थोड़ी देर बाद अली किसी तरह मीराल से राब्ता करने में कामयाब हो जाता है और उससे कहता है कि हेलो मीराल, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बन जा रहा था, क्या सब कुछ ठीक है? अली देखता है कि मीराल ने उसका मैसेज देख लिया है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। अली कहता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि तुम मेरा मैसेज देखो और रिप्लाई न करो। मीराल बहुत रूखेपन से जवाब देती है कि हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अली पूछता है कि आंटी की तबीयत कैसी है, तुम कहाँ गायब थीं, मैं कब से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मीराल कहती है कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं बस ऑफिस के कुछ कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए जवाब नहीं दे सकी। अली कहता है ठीक है, लेकिन तुमने अचानक फ़ोन काट दिया और फिर तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों थे? ऐसा तो अक्सर होता है, ये एक आम सी बात है। जब लोग मसरूफ़ होते हैं तो वो आमतौर पर अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी अपने काम में मसरूफ़ थी, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर तुम परेशान थे भी तो क्यों थे, आखिर इसकी वजह क्या है? अली मीराल के इस बदले हुए रवैये से हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, तुम्हारी फ़िक्र करना मेरा फ़र्ज़ है। शायद तुम आज ही इस बात पर गौर कर रही हो। क्या हमारा रिश्ता कम से कम इस फ़िक्र का भी हकदार नहीं है? मीराल अली को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि आखिर हमारा रिश्ता है क्या? क्या हमारे दरमियान एक बॉस और एक मुलाजिम के रिश्ते के अलावा भी कुछ है? तुम ही मुझे बताओ। अली मीराल की ये कड़वी बात सुनकर टूट जाता है और बहुत मायूसी से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीराल, तुम बॉस हो और मैं सिर्फ तुम्हारा एक अदना मुलाजिम हूँ। मीराल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है कि नहीं, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन अली अब दिल बर्दाश्ता हो चुका है। वो कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम वापस आओगी। मीराल कहती है कि मुझे वापस आने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। अली पूछता है कि क्यों? मीराल कहती है कि बस कुछ काम है, तुम छोड़ो, तुम अपना वक्त लो, कोई मसला नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, ओके बाय। अली पूछता है कि क्या तुम अभी तक वहीं हो? मीराल कहती है कि हाँ, मैं यहीं हूँ, अल्लाह हाफिज़। मीराल का ये रूखापन दोनों के बीच की दूरियों को साफ कर देता है। इधर घर पर मीराल की नानी अतिया के पास आती हैं और उसे अली के बारे में समझाती हैं कि तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल रखना चाहिए, उसे अपने घर के हर मामले में शामिल मत करो। इसी दौरान अतिया की माँ यानी मीराल की नानी किचन में आती हैं जहाँ अतिया काम कर रही होती है। अतिया, आप यहाँ वापस आ गईं, आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। मीराल की नानी बहुत मजबूर नजर आती हैं और अतिया से कहती हैं, अतिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ बिना किसी वजह के कभी किसी चीज़ पर इसरार नहीं करती, तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इंतहाई मायूसी और बेबसी की हालत में तुम्हारे पास वापस आई हूँ, मेरी बात सुनो। अतिया गुस्से से कहती है कि अम्मी प्लीज़ आप किचन का चूल्हा बंद करें, मैं यहाँ सब कुछ खुद संभाल लूँगी, आपका आज का काम ख़त्म हो गया है, आप जाएं। अतिया अपनी माँ पर पुराने ज़ख्मों का गुस्सा निकालते हुए कहती है, अम्मी मुझे आपके ये दोहरे मापदंड समझ नहीं आते। बरसों पहले जब मैं आपकी बेटी थी तब अहमद भी तो किसी का बेटा था ना, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हम इज्जत के साथ सही तरीके से शादी करना चाहते थे, लेकिन आपकी नज़र में वो एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह था और मैंने आपके उस फैसले की सज़ा पूरे 25 साल भुगती है। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली।
तो अम्मी, आज ऐसा क्या बदल गया है? आज सब कुछ सही कैसे हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि अली आपका नवासा है और मीराल मेरी बेटी है? मैं आपके इस रवैये को क्या नाम दूं? ये आपकी खुदगर्जी है या फिर आपकी बेहिसी? नहीं अम्मी, ये बिल्कुल गलत है। जो गुनाह उस वक्त गुनाह था वो आज भी गुनाह ही रहेगा। आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश ना करें, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। इसी दौरान अहमद वहाँ आ जाता है और अतिया को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अतिया मेरी जान, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मीराल की नानी रोते हुए कहती हैं कि अतिया, मेरे पास तुम्हें मनाने या अपने अतीत के फैसलों का औचित्य पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। बस तुम ये समझने की कोशिश करो कि मेरा नवासा यानी अली, उसने अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई अकेलेपन और तन्हाई में गुजारी है। उसकी दुनिया बिल्कुल बेरंग और अंधेरी थी। लेकिन जब से वो मीराल से मिला है, उसकी जिंदगी में रंग आ गए हैं। वो दोबारा जिंदा हो गया है। वो मीराल के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सकती तो कम से कम अपने मरहूम भाई की याद और उसकी रूह की खातिर ही ये फैसला बदल दो। प्लीज मेरी बात मान लो। अतिया ये सुनकर मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अम्मी प्लीज बस कर दें और ये सब बंद करें। आप मुझे किस भाई की खातिर कुर्बानी देने के लिए कह रही हैं? उस भाई जिसने आपको खामोशी की कसम खाने पर मजबूर किया था? क्या उसी भाई की वजह से हम 25 साल तक एक दूसरे की जिंदगियों से दूर रहे और आज आप उसका नाम ले रही हैं? अतिया अपनी माँ को साफ साफ बताती है कि मैं आपको एक और बात वाजे कर दूं, मैं और अहमद भले ही अपनी बेटी को दौलत और जायदाद ना दे सके हों, लेकिन मेरी बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी भरोसे और यकीन के साए में गुजारी है। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी इस धोखे और झूठ पर राजी नहीं होगी। अली ने आखिर क्यों अपनी पहचान छुपाई? उसने क्यों झूठ बोला कि वो कौन है? मेरी बेटी इस अविश्वास और शक की आग में जलकर राख हो जाएगी जिसमें आप उसे धकेलना चाहती हैं। आपको क्या लगता है अम्मी? क्या आपको लगता है कि मैं अपना अतीत भूलना नहीं चाहती? क्या मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपनी माँ के साथ गुजारूं? क्या मैं अपने मरहूम भाई की क्षमा की दुआ नहीं करना चाहती उस गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं था? आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशियां सिर्फ इसलिए आपके नवासे के नाम कर दूं क्योंकि वो मेरा भांजा है। लेकिन आप याद रखें, मेरी बेटी की खुशी मेरी जिंदगी की इन तमाम ख्वाहिशात और रिश्तों से बहुत ऊपर है। उसके सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मीराल की नानी रोते हुए कहती हैं कि अतिया प्लीज़ मेरी बात सुनो, रहम करो। अतिया कहती है कि बस बहुत हो गया। अम्मी, अगर आज मेरे या मेरी बेटी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो क्या आप कभी खुद को माफ़ कर पाएंगी? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस वक्त तबाही के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हूँ। अगर आपने मुझे ज़रा सा भी पीछे धकेलने की कोशिश की तो मैं इस गहरे अंधे कुएं में गिर जाऊंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतिया रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं उसकी शादी की खुशियाँ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैंने मीराल को हमेशा यही बताया है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और उसकी माँ एक बेसहारा यतीम है और अब मेरी बेटी के सर से भी बाप का साया उठ गया है और वो भी यतीम हो चुकी है। क्या आप मेरी बेटी को भी मेरी तरह बेसहारा और लाचार बनाना चाहती हैं? अतिया इंतहाई जज्बाती होकर कहती है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी की कसम खाकर कहती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उसकी खातिर आपके पैरों में गिरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपनी ज़िद छोड़ दें और यहाँ से चली जाएं। खुदा के लिए चली जाएं। अतिया कहती है कि मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना या आपकी तौहीन करना बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको इस तरह किचन में खड़ा रखकर जाने के लिए कह रही हूँ। ये सरासर बेअदबी है, लेकिन मेरी मजबूरी को समझें और प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मुलाजिम ये सारी बातें बाहर खड़ा सुन रहा होता है। जब मीराल की नानी वहाँ से चली जाती हैं तो मुलाजिम मैडम के पास आता है और उनसे अंदर की बात जानने की कोशिश करता है। और इस एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस और जज्बाती मोड़ पर होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा और ये कब आएगा? दोस्तों, अगर बात की जाए आने वाले अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 16 की, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मीराल की शादी की तैयारियां बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएंगी और मीराल आदिल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अली को जब ये पता चलेगा कि मीराल उससे दूर हो रही है और आदिल से शादी कर रही है तो अली का दिल पूरी तरह टूट जाएगा और वो मीराल के सामने जाकर अपने प्यार का इतराफ़ कर सकता है, जिससे कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका होगा।
अतिया और उसकी माँ के बीच की ये दुश्मनी और अतीत के राज क्या मीराल के सामने आएंगे? क्या मीराल को पता चलेगा कि अली असल में कौन है और उसका उसके खानदान से क्या रिश्ता है? ये सब जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर बात करें कि ये एपिसोड कब रिलीज होगा, तो ड्रामा सीरियल शायदाई का अगला एपिसोड नंबर 16 अपने शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 7 जून 2026 को टीवी चैनल और उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपके ख्याल में मीराल को अली से शादी करनी चाहिए या आदिल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।